क्रिएट रेस्ट एपीआई यूजिंग CRUD ऑपरेशन। तो इस कंसेप्ट को समझाने के लिए मैं डायरेक्टली जाता हूँ IntelliJ IDE में एंड वहाँ पर एक फ्रेश प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ और वन बाय वन हर एक कंसेप्ट को काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। किस तरीके से हम लोग डेटाबेस का सेटअप करते हैं, किस तरीके से पोस्ट के मेथड काम करते हैं, यानी कि गेट हो गया, पोस्ट हो गया, पुट हो गया, डिलीट हो गया, एंड देन हर एक रिस्पॉन्स को किस तरीके से रिसीव करना है, कोडिंग करने के टाइम पे कौन से स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इन डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ। तो मैं आ चुका हूँ IntelliJ IDE में और यहाँ पर हम लोग एक फ्रेश से प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कोई भी वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिए बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। रेस्ट API एग्जाम्पल, देन टाइप हमें सेलेक्ट करना है मैवन, ध्यान से ग्रुप का नाम हम लोग लिख देंगे कोड मिथ, एंड देन पैकेज का नाम हम लोग सेम रखेंगे, जावा रहेगा 17, पैकेजिंग रहेगा जार। नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे वेब डिपेंडेंसी, आप ध्यान दीजिए, देन लॉम्बॉक डिपेंडेंसी फॉर गेटर एंड सेटर पर्पस, एंड देन एक होता है JPA डिपेंडेंसी। मैं आपको इसका यूज़ बताऊंगा जब मैं डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन के टॉपिक को इसी पार्ट में कवर करूंगा। एंड देन एक होता है डेटाबेस रिलेटेड, तो हम लोग यूज़ करेंगे PostgreSQL ड्राइवर। ठीक है, टोटल 4 डिपेंडेंसी हमारा हो गया, इससे हमारा काम हो जाएगा। अगर कुछ रिक्वायरमेंट पड़ा तो उसको भी हम लोग ऐड कर लेंगे। देन क्रिएट पे क्लिक करना है और जितने भी डिपेंडेंसी रहेंगे सब हमारा यहाँ पे डाउनलोड होकर मिल जाएगा। हमें जस्ट कोड एक लिखना है। पीछे वाले विंडोज को बंद करते हैं, इसको एक्सपांड करते हैं। रेस्ट एपीआई का अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो हमारे पास यानी कि एक एंड पॉइंट क्रिएट करेंगे, उस एंड पॉइंट को हिट करके हमें वहां से रेस्पॉन्स लेके आने हैं। यानी कि अगर हम चाहते हैं वैल्यू को सेव करना तो वैल्यू को हम लोग पोस्ट करेंगे एंड उस वैल्यू को डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं वैल्यू को रिट्राइव करना तो वैल्यू को रिट्राइव कर सकते हैं यूजिंग गेट मेथड। तो हर एक चीज़ इन डिटेल्स में मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो पहला कंसेप्ट होगा हमारा डेटाबेस के कॉन्फ़िगरेशन को समझना, किस तरीके से हम लोग डेटाबेस के कॉन्फ़िगरेशन को क्रिएट करते हैं, किस तरीके से वैल्यू का मीनिंग क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। और फिर मैं रेस्ट एपीआई की इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे मूव करूँगा बिकॉज पहले हम लोग डेटाबेस के कंसेप्ट को सीखना बहुत ज़रूरी है और फिर हम लोग इम्प्लीमेंटेशन पार्ट देखेंगे। तो उसके लिए मैं एक्सपांड करूँगा SRC, देन मेन, देन रिसोर्स एंड एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज। ये एक ऐसा फाइल है जहाँ पर हम लोग डेटाबेस के रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन को सेटअप करते हैं। ठीक है, डेटाबेस कनेक्शन का जो सेटअप करना है वो हमें इस फाइल के अंदर करना है। अभी क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे पास प्री डिफाइंड कोड है, उसको मैं पेस्ट करता हूँ और हर एक लाइन को वन बाय वन आपको समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने कोड को पेस्ट कर लिया। अभी फर्स्ट लाइन देखते हैं, स्प्रिंग डेटा सोर्स ड्राइवर क्लास नेम। सो ड्राइवर कौन सा रहने वाला है, जैसे हमने pom.xml के अंदर हमने PostgreSQL ड्राइवर कॉन्फ़िगर किया है तो यहाँ पे PostgreSQL ड्राइवर आएगा। देन डेटा सोर्स का URL क्या होने वाला है, JDBC PostgreSQL ड्राइवर, एंड देन लोकल होस्ट, कौन से पोर्ट पे हमारा डेटाबेस रन हो रहा है वो पोर्ट यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। एंड कोड में यानी कि हमारे डेटाबेस का स्कीमा का नाम, यानी कि जो एक डेटाबेस का नेम होता है वो हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, DDL ऑटो अपडेट। सो टोटल यहाँ पे 5 वैल्यू होते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ वन बाय वन। एक होता है नन, देन होता है क्रिएट, एक होता है क्रिएट ड्रॉप, एक होता है वैलिडेट। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ वैल्यू है और हर एक वैल्यू का अलग अलग मीनिंग है। नन का मतलब क्या होता है, कोई टेबल क्रिएट नहीं होगा। क्रिएट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ वन बाय वन, क्रिएट एंड ड्रॉप। सो क्रिएट द स्कीमा एंड डिस्ट्रॉय प्रीवियस डेटा। क्रिएट ड्रॉप का मतलब क्या होता है, क्रिएट एंड देन डिस्ट्रॉय द स्कीमा एट एंड ऑफ द टेस्ट। यानी कि अगर हमारा टेस्ट कंप्लीट हो चुका तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्कीमा को ड्रॉप कर देंगे। और एक होता है मेरा अपडेट। अपडेट क्या करता है, अपडेट द स्कीमा इफ़ नेसेसरी, यानी कि ये हर बार नया नया टेबल क्रिएट नहीं करेगा और प्रीवियस टेबल को डिलीट नहीं करेगा। जो भी कॉलम है हमारे पास उस कॉलम को एज इट इज रखेगा एंड उसके ऊपर अगर स्कीमा में कोई भी कॉलम को ऐड करते हैं तो वो कॉलम यहाँ पे क्रिएट होगा। तो ये भी एग्जांपल हम लोग सीख लेंगे। ठीक है, अभी के लिए हम लोग करते हैं क्रिएट। ओके, देन स्प्रिंग JPA शो SQL, यानी कि जो हमारा क्वेरी बैकग्राउंड में रन होता रहेगा वो हम लोग कंसोल पे दिखा सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म कौन सा है वो दिखाएंगे। ये जस्ट एक लॉगिंग पर्पस है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। और हम लोग जो एप्लीकेशन को रन करेंगे वो 8081 पोर्ट पे रन करने वाले हैं। ठीक है,
तो डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन का हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अभी हम लोग कोड पे मूव करते हैं और वन बाय वन हर एक पैकेज को किस तरीके से क्रिएट करना है कोड को सिस्टमेटिक वे में। तो इन com.codemeet में यहाँ पर हम लोग न्यू पे क्लिक करेंगे पैकेज, और इस पैकेज का नाम मैं दे दूँगा कंट्रोलर। ठीक है, देन एक और पैकेज क्रिएट करूँगा जिस पैकेज का नाम रहेगा मेरा मॉडल, यानी कि इस पैकेज के अंदर हम लोग क्या करने वाले, एंटिटी जो भी हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे उसका मॉडल जो है इस मॉडल पैकेज के अंदर हम लोग डिफाइन करेंगे। देन नेक्स्ट है मेरा, हम लोग क्या करते हैं, एक रिपोजिटरी का पैकेज क्रिएट करेंगे। इस रिपोजिटरी पैकेज में हम लोग एक इंटरफेस क्रिएट करेंगे जो कि मॉडल क्रिएट किया उसके ऊपर काम करने वाला है। सो टोटल 3 पैकेज हमारे लिए ज़रूरी है। तो पहला हम लोग क्या करेंगे, एक मॉडल क्रिएट करेंगे एम्प्लॉय करके। सो करते हैं मॉडल क्रिएट एम्प्लॉय। इस मॉडल के अंदर हम लोग कुछ फील्ड डिक्लेयर करेंगे, फॉर एग्जांपल प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। ठीक है, प्राइवेट स्ट्रिंग, और कर सकते हैं एज करेंगे। ठीक है, प्राइवेट स्ट्रिंग सिटी, देन प्राइवेट इंटीजर एज। ठीक है, 3 ही प्रॉपर्टी डिक्लेयर करते, ज़्यादा प्रॉपर्टी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो भी टेबल हम लोग क्रिएट करेंगे आप ध्यान दीजिए उस टेबल का प्राइमरी की होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर पहले हम लोग @entity एनोटेशन डिनोट करेंगे कि हाँ ये जो क्लास फाइल है इसको एक्ट करो एज अ टेबल। देन यहाँ पर हम लोग टेबल का नेम स्पेसिफाई करेंगे यूजिंग टेबल एनोटेशन, एंड उसके अंदर हम लोग डिक्लेयर करेंगे नेम के अंदर स्पेसिफाई करेंगे एम्प्लॉयज़। ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी डिक्लेयर किए उसका मुझे गेटर सेटर क्रिएट करना पड़ेगा, आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा। जो लॉम्बॉक जो है वो बॉयलर प्लेट कोड को रिमूव करता है, तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा गेटर, देन @setter। ठीक है, एंड फिर मैं यूज़ करूँगा नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, ऑल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। एंड ये जो एरर आ रहा है ना, ये क्यों आ रहा है, बिकॉज ये बोल रहा है ऐड आईडी एट्रीब्यूट परसिस्टेंट एंटिटी एम्प्लॉय शुड हैव प्राइमरी की। तो प्राइमरी की हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करता। सो मैं करूँगा एक प्राइमरी की क्रिएट करूँगा, तो प्राइवेट इंटीजर आईडी, एंड देन यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा @id एनोटेशंस, एंड देन इसका मुझे जनरेशन वैल्यू यानी कि यह आईडी किस तरीके से जनरेट होगा, तो उसके लिए जनरेटेड वैल्यू एनोटेशन का यूज़ करना होता है। स्ट्रेटजी के अंदर मैं यहाँ पे स्ट्रेटजी स्पेसिफाई करूँगा जनरेशन टाइप डॉट ऑटो करके। ठीक है, तो जनरेटेड वैल्यू को मैं करता हूँ यहाँ पे इम्पोर्ट। ओके, तो इतना मेरा कोड हो गया कंप्लीट। एंटिटी हो गया, टेबल हो गया, गेटर सेटर हो गया, नो आर्गुमेंट का सेटर और आर्गुमेंट का सेटर। अभी इसी टेबल का जो मैंने मॉडल क्रिएट किया है इसका मुझे करना पड़ेगा एक डिपॉजिटरी क्रिएट, यानी कि जहाँ पे हम लोग CRUD ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। कोई भी डाउट होता है आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, वहाँ पे डेफिनेटली आपको रिवर्ट करूँगा, बट फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ बेस्ट टू बेस्ट वे में, सिंपल वे में एक्सप्लेन करने का। तो यहाँ पर रिपोजिटरी में न्यू जावा क्लास, इसको सिलेक्ट करना है इंटरफेस, एंड इसका नाम देंगे हम लोग एम्प्लॉय रिपोजिटरी। और ये एम्प्लॉय रिपोजिटरी इम्प्लीमेंट्स नहीं करेगा, क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा GPI रिपोजिटरी को, या फिर हम लोग कर सकते हैं CRUD रिपोजिटरी, दोनों ही चलेगा। ठीक है, CRUD रिपोजिटरी के अंदर 2 आर्गुमेंट होते हैं, T एंड ID। T यानी कि कौन से टेबल के ऊपर परफॉर्म करना है, ID मतलब उस टेबल का प्राइमरी की का टाइप क्या है। तो यहाँ पर जो टेबल है वो मेरा है एम्प्लॉय टेबल, इसको हम करते हैं इंपोर्ट, और जो प्राइमरी की है वो मेरा प्राइमरी की क्या है, इंटीजर टाइप का है ना। कैसे मालूम पड़ा, तो एम्प्लॉय टेबल में जाएंगे, यहाँ पर ID चेक करेंगे तो मुझे मिलता है प्राइमरी की। ठीक है, ये मेरा है इसका टाइप ID इंटीजर। तो सेम मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, और इस रिपोजिटरी डिफाइन करने के यानी कि हमारे एप्लीकेशन को कैसे मालूम पड़ेगा कि ये एक रिपोजिटरी इंटरफेस है। तो इंटरफेस तो डिक्लेयर किए तो उससे मालूम पड़ जाएगा, बट ये रिपोजिटरी है कि नहीं उसके लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा ये रिपोजिटरी एनोटेशन का। ठीक है, इतना हो गया। अभी हम लोग जाते हैं कंट्रोलर में। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक जावा क्लास क्रिएट करेंगे जिसका नाम रहेगा मेरा एम्प्लॉय कंट्रोलर। ठीक है, पब्लिक क्लास एम्प्लॉय कंट्रोलर। सो इस कंट्रोलर क्लास के अंदर हम लोग हर एक मेथड को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, चाहे गेट हो गया, पोस्ट हो गया, पुट हो गया, डिलीट हो गया। तो क्या करेंगे हम लोग एम्प्लॉय कंट्रोलर के अंदर हम लोग यहाँ पे नोट्स बना लेते हैं कि हम लोग गेट करेंगे, फिर हम लोग करेंगे पोस्ट, देन हम लोग करेंगे
पुट यानी कि अपडेट, और फिर हम लोग करेंगे डिलीट मेथड। तो टोटल 4 मेथड हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इम्प्लीमेंट करूँगा फर्स्ट पोस्ट मेथड, फिर मैं इम्प्लीमेंट करूँगा गेट एंड देन पुट और देन डिलीट। सो इस ऑर्डर में हम लोग फॉलो करने वाले हैं। सो पोस्ट जो है वो मेरा कहलाता है क्रिएट यानी कि CRUD ऑपरेशन का C, ठीक है, इसको कहेंगे C। यहाँ पर मैं क्या करूँगा पब्लिक, अब ध्यान दीजिए, मैं एक वैल्यू डिक्लेयर करूँगा यानी जो रिस्पॉन्स टाइप रहेगा इस मेथड का वो मेरा रहेगा रिस्पॉन्स एंटिटी, ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स के अंदर ये एक्सेप्ट करेगा एज अ ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हम लोग कर देंगे क्रिएट करके ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट्स, इसको बंद करेंगे। अभी देखिए ये मैंने कंट्रोलर तो क्रिएट कर लिया, बस ये कंट्रोलर को हमारा स्प्रिंग एप्लीकेशन कैसे मालूम करेगा कि हाँ ये रेस कंट्रोलर है। तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है @रेस कंट्रोलर एनोटेशंस, एंड देन इस एम्प्लॉय कंट्रोलर में इस पाथ तक आने के लिए